अखिलेश यादव को चुनौती देना, चैलेंज देना, ये भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है। ये निरहुआ जी को कहने का इतना बड़ा अधिकार नहीं है। नेता है, क्यों नहीं कह सकते? अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मामला सर, थोड़ा सा मामला मैं चाहूंगा कि अब समाजवादी पार्टी के नेता इसमें थोड़ा सा सुधार कर लें कि जैसे पहले वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में विकास की एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम है, अब विश्वविद्यालय पे भाजपा का नाम है। कि निरहुआ को भी कैंडिडेट नहीं बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, क्योंकि निरहुआ का जो प्रदर्शन था, जो निरहुआ ने कहा था कि हम सांसद बनने के बाद ये काम करेंगे, वो काम कर नहीं पाए। आज आप बताइए, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। आज छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आज बेरोजगार लड़के दर दर मारे फिर रहे हैं। महंगाई इन्होंने कम करने की बात किया था, आज महंगाई बढ़ रही है। भरोसा दिलाया था देश की जनता को कि हम लोग मिल करके बीजेपी के आतंक से, कहर से, बेरोजगारी से, जो उनके झूठे वादे हैं, जो आप लोग अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, तो इन सब से मुक्ति दिला दें। को धमका करके, दबाव में ला करके पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। जितने प्रत्याशी लोकसभा के लिए अखिलेश यादव ने घोषित किया, उतना आज तक कोई पार्टी नहीं की। कि बार बार आहत होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को छोड़ दिया है। अब पीडीए के अभियान को कितना झटका लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से? आने वाले दिनों में सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी ये संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने के लिए दमन और अत्याचार का हथियार उठा से काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अब जोरदार आजमाइश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के उस सियासी सफर में जो उत्तर प्रदेश से होकर के सत्ता की कुर्सी तक जाता है, उसमें अब जाकर के कहीं ना कहीं ये गठबंधन रोड़ा बनने का काम करेगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी और पीडीए हरा सकता है, तो अब उस पीडीए और समाजवादी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का भी साथ मिल गया है, हाथ मिल गया है। अब ये कितना असरदार होगा, कितना जोरदार होगा, ये अब देखने का विषय है। इसी मामले को हम समझने के लिए आए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजमगढ़ के हवलदार यादव जी से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो फाइनली गठबंधन हो गया। अब मुझे आप ये बताइए कि अब कैसे बीजेपी को ये गठबंधन हरा पाएगा, पीडीए हरा पाएगा? देखिए, यह गठबंधन होने से पूरे देश में जी बीजेपी के खिलाफ ये अब संदेश गया कि सभी पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगी। आज देश में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, गांव में जो बुनियादी सवाल हैं उनको लेकर, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य विषयों को लेकर के जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। जनता या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। लेकिन जब विपक्ष कई धड़ों में बंटा होता है तो वहाँ पर जनता को फैसला लेने में कठिनाई होती है। उसको ये महसूस हो रहा था कि ये लोग एक नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। अब इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना चुके हैं। जनता जो चाहती थी वह सपा और कांग्रेस का गठबंधन बन होकर के वह जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगा। आज से कुछ महीने पहले जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई तब बहुत सारे लोग थे, विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां थीं। लोगों ने ये भरोसा दिलाया था देश की जनता को कि हम लोग मिल करके बीजेपी के आतंक से, कहर से, बेरोजगारी से, जो उनके झूठे वादे हैं, जो आप लोग अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, तो इन सब से मुक्ति दिला देंगे। जब राहुल गांधी ने पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो सारे साथी जो हैं कूद कूद के भागने लगे। भगवंत मान ने कहा कि मैं पंजाब में कांग्रेस को नहीं आने दूंगा, और ममता बनर्जी कूद के भाग गई, और नीतीश जी बिहार से चले गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी में आई तो लोगों को तब भी लगा कि ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हो पाएगा। आखिर में जाकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच पैचअप हो पाया है। तो जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि मोदी जी को हरा देंगे? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं कि जहां उनका स्वार्थ होता है वहां वो जाते हैं। और अन्य दलों का जहां तक सवाल है, अन्य सभी दल
आने वाले दिनों में सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, चाहे वह महाराष्ट्र की पार्टियां हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे वहाँ पर ममता और नीतीश के इस तरह जाने से आप लोगों के चुनावी अभियान पे कोई आघात नहीं पहुंचेगा? देखिए, ममता का वेस्ट बंगाल में अपना है जी। ममता इस मोर्चे से अलग नहीं जाएंगी। ममता जब भी रहेंगी बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगी, उनके विरोध में ही रहेंगी। सवाल जो नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार ने जो गलती किया है वहाँ की जनता निश्चित तौर पर उनको जवाब देगी। अब नीतीश का जादू खत्म हो चुका है और जो न्याय की लड़ाई, जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, जो समाजवाद की लड़ाई, जो गरीबों की लड़ाई, जो मजलूमों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, तेजस्वी लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आज जनता उनके साथ है। अभी उनका रथ निकला है, अपार भीड़ हो रही है। इस बात का प्रमाण है कि बिहार में बदलाव निश्चित होगा और वो जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नीतीश को लेकर के थी वो मामला खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नेता मिला था, एक बड़े नेता का साथ मिला था, जो शुरू से ही फर्स्ट डे से ये कहता आ रहा था कि मैं बहुजन समाज पार्टी का जो हार्ड कोर वोटर रहा है मैं उससे समाजवादी पार्टी से जोड़ कर रहूँगा। कहीं ना कहीं पीडीए का वो जो एक रूपरेखा बना करके अखिलेश दिखा रहे थे उसको क्रियान्वित भी वो कर रहा था वो नेता। और जब एक राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पर रहते हुए उसकी बात को, उसके स्टेटमेंट को निजी बयान बता दिया गया, जिससे आहत होकर के बार बार आहत होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को छोड़ दिया है। अब पीडीए के अभियान को कितना झटका लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ये निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं और यह इस बात पे उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मूल यह है कि इतनी जल्दी आप फैसला लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके जन्मदिन पर जाकर के अस्पताल में उन्होंने जो वितरण किया उसमें शामिल हुए और उनका सहयोग किया। इस बात का प्रमाण है कि जो लोग इनके बारे में जो बातें कहते थे उसको अखिलेश यादव नहीं मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप बिना उनसे बात किए, आपने कभी कहा नहीं कि हमारी बातों पर इस तरह से लोग खंडन कर रहे हैं। उनका ये दुख था कि जब मेरे ऊपर बड़े बड़े इनाम रखे जा रहे थे साधु संतों की तरफ से, कोई जीव काटने की धमकी देता था, कोई हत्या करने की धमकी देता था कि करोड़ों रुपया कोई ले ले इनकी हत्या कर दे, इस तरह के जब तमाम वो आघात सह रहे थे, तमाम उन पे व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे और जब वो कुछ भी बोलते थे, जैसे तमाम विवादास्पद हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी भी की, और उसके बाद जब पार्टी के अन्य नेताओं से पूछा जाता था तो कहते थे कि उनका निजी बयान है। तो उन्होंने पूछा कि एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी बयान कैसे हो सकता है, और जो छुटभैये नेता उनका कहना था कि उनका विरोध ज्यादा था। देखिए, यह समय ऐसा नहीं है कि हम धर्म को राजनीति से जोड़ करके देखें। धर्म अपना काम करे, राजनीति अपना काम करे, और हमको धर्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब होगी। हमको जो जनहित के हाँ सही समय नहीं है किस तरह की इस बात को किया जाए। सही बुनियादी इतना बड़ा नेता चला गया। सही बुनियादी मुद्दा यह है कि हमको गरीबों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वही शोषितों वंचितों की आवाज तो उठा रहे थे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शोषितों वंचितों की ही तो आवाज उठा रहे थे मौर्य जी। देखिए, वो उठाने का तरीका जो इस समय है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बिल्कुल। इस नाते स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, विद्वान आदमी हैं। इतने दिनों तक उनको रोका क्यों नहीं गया? इतने दिनों तक उनके बयानों पर उनको रोका क्यों नहीं गया? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका सम्मान किया, उनके बयान पर कभी उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की। जो अन्य लोगों ने किया कभी उनको तरजीह नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छा ही होता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के बात करते कि हमारा ये सवाल है, लोग ऐसा कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उससे अगर सहमत नहीं होते या उनकी बात को न सुनते तब तो वह जा सकते थे। अब ये कोई बात हो, आप तुरंत आप ये फैसला ले लोगे ना हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी, आजम खान मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी में जेल में है, दूसरा कोई नेता नहीं है। 5 बार से बदायूं के पूर्व सांसद रहे सलीम शेरवानी जैसा नेता भी कथनी और करनी का अंतर बताकर अखिलेश यादव से दूर चले गए। पल्लवी पटेल ने भी पीडीए में खाली एक नारा ही बताया, इसको चुनावी नारा ही बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जब 3 लोगों को भेजने की बात आई उसमें भी पीडीए का कोई स्वरूप नहीं दिखा उनको, तो उन्होंने भी धमकाया हड़काया अपने तरीके से। तो
क्या सपा को इन सब चीज़ों से नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, पल्लवी पटेल जी ने जो बात कही वो निश्चित तौर पर, देखिए, राज्यसभा में भेजना वो अलग सवाल है। किन बातों को लेकर के उन्होंने राज्यसभा में जितने लोग जा रहे हैं उनको भेजने का काम विरोध किया, जय बच्चन जी का ज़्यादा था, वो अलग सवाल है। उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अब पल्लवी पटेल की बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा। आज आप देख रहे हैं जितने प्रत्याशी डिक्लेयर हुए उसमें मोस्टली पीडीए के लोगों को उन्होंने डिक्लेयर किया, 2-1 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी 16 और प्लस 11 ये पूरा का पूरा पीडीए के लोगों ने घोषित किया। और उसमें कुर्मी बिरादरी के अन्य जातियों के जो पिछड़ी जात के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि पीडीए के लोगों, पीडीए की बात नहीं की जा रही है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पीडीए का क्या आधार बनेगा। जितने प्रत्याशी लोकसभा के लिए अखिलेश यादव ने घोषित किया उतना आज तक कोई पार्टी नहीं की। तो हमारा लक्ष्य है पीडीए को मजबूत करना और उस कड़ी में अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी आज पीडीए को उन्होंने उतारने का काम किया। समाजवादी पार्टी काफ़ी समय से सत्ता से बाहर है, दूर है, तो कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व वाली स्थिति होती है, जो सपोर्ट होता है खास करके ग्रामीण अंचल में, तो जो छोटे छोटे नेताओं का सपोर्ट होता है, सत्ता से दूर होने के कारण समाजवादी पार्टी को इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी हमने अभी हालिया उदाहरण देखा, जिस तरह से एक ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, एक नगर पंचायत के अध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो सत्ता से दूर होने के कारण कहीं ना कहीं जो इस तरह के नेता हैं जो दूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और अगर ढंग से प्रदर्शन नहीं हुआ तो इसका असर 27 में भी देखा जाएगा। देखिए, 2024 का चुनाव वह अन्य मुद्दों पर होगा। ये निश्चित तौर पर इस बात में हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी ये संस्थाएं हैं सबको कमज़ोर करने के लिए दमन और अत्याचार का हथियार उठा से काम कर रही है, जिसके कारण जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे जिला पंचायतों के हों, उन पर अतिरिक्त प्रेशर डाल करके, क्योंकि यह जो स्वतंत्र पंचायतें कही जाती थी, यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समय में उनकी स्वतंत्रता को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, उनकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया है, उनके अधिकार। कहने का मतलब इनको धमका करके दबाव में ला करके पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। हाँ, इनको निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप हमारी पार्टी में नहीं आओगे तो आपके जो काम है, ब्लॉक के काम, नगर पंचायतों के काम, जिला पंचायतों के काम आपके मन से नहीं करने दिए जाएंगे और हम लोग रोक देंगे। और उससे डर के भय से लोग आज उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हटे, लेकिन वह लोगों पर अतिरिक्त दबाव डाल करके दमन, उत्पीड़न या जांच का मामला खड़ा करके या अधिकारियों द्वारा उनको बार बार प्रताड़ित करने की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर उसकी वजह से वह उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन जनता नहीं जाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दमन, अत्याचार, उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी लगातार ललकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव दम है तो आ जाएं, कहाँ भाग रहे हैं, इधर उधर आजमगढ़ में आए। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, निरहुआ जी जो चाहें सो कहें, वह भाई एक फिल्मकार होने के साथ साथ सांसद भी हैं, सांसद भी हो गए जी। लेकिन उनकी यह बात बड़बोलेपन की है, क्योंकि अखिलेश यादव को चुनौती देना, चैलेंज देना, ये भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है, ये निरहुआ जी को कहने का इतना बड़ा अधिकार नहीं है। नेता है, क्यों नहीं कह सकते? अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं। उनके नाम पर आज प्रदेश में तमाम एमएलए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आपके लोकसभा के सांसद हैं, और वह चाहे आजमगढ़ से लड़ें, चाहे प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगे। बार बार क्यों ललकारते हैं अखिलेश जी को? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, वो ललकारने का मंशा उनकी यह है कि हम उनकी सीट बरकरार रहे। मुझे सुनाई ये दे रहा है कि निरहुआ को भी कैंडिडेट नहीं बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, क्योंकि निरहुआ का जो प्रदर्शन था, जो निरहुआ ने कहा था कि हम सांसद बनने के बाद ये काम करेंगे, वो काम कर नहीं पाए।
यहाँ पर क्यूटो बना नहीं पाए, बनारस बना नहीं पाए, गोरखपुर की तरह बना नहीं पाए। तो ये सब विपक्ष के नेता मोदी जी पे भी लगाते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? तीसरी बार तो लगे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का सवाल अलग है, और निरहुआ ने जो बातें किया वो तो उन्हीं के पार्टी में निरहुआ ने जो बातें यहाँ किया, यहाँ का बड़ा स्कोर है समाजवादी पार्टी का। अच्छा, यहाँ तमाम विकास के काम जो दावे निरहुआ ने किए उससे बच के निकल नहीं सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ जो काम हुए हैं वो तमाम समाजवादी पार्टी ने किए हैं। ये जनता, इस जिले की जनता जानती है। लेकिन अब थोड़ा सा मामला सर, थोड़ा सा मामला मैं चाहूंगा कि अब समाजवादी पार्टी के नेता इसमें थोड़ा सा सुधार कर लें कि जैसे पहले वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में विकास की एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम है, अब विश्वविद्यालय पे भाजपा का नाम है। ऐसे तमाम अटल आवासीय विद्यालय भी खुल गए हैं सहीगढ़ा क्षेत्र में, ऊंचे गोदाम की तरफ। तो ऐसे अब तमाम प्रोजेक्ट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जिसपे वो कह सकती है कि अब आजमगढ़ में सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम नहीं, हमारा भी नाम है। देखिए, काम तो कोई भी सरकार रहेगी कुछ न कुछ करेगी, लेकिन जिस तरह बनारस में हो रहा है, जिस तरह गोरखपुर में हो रहा है, क्या उस तरह आजमगढ़ में हो रहा है? या जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ में जितना काम हुआ, क्या इनके 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के, या इनके 6 साल के प्रदेश के कार्यकाल में, या 7 साल के प्रदेश के कार्यकाल में उतना काम आजमगढ़ में हुआ? आज आप बताइए, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। आज छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आज बेरोजगार लड़के दर दर मारे फिर रहे हैं। महंगाई इन्होंने कम करने की बात किया था, आज महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पे तो बहुत बार बात हो गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं, आप खास करके आजमगढ़ का दायित्व आपके जिम्मे है, और हालांकि पूरे प्रदेश में आपका दखल रहता है, नेताओं से संपर्क रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खास करके आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटों पर आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे सपा की झोली में डालेंगे इसे जीत करके? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है दोनों लोकसभाओं पर। आजमगढ़ और लालगंज पर हम अपना संगठन बूथ स्तर तक तैयार कर लिए हैं। उनकी हमने समीक्षा कई बार कर ली है। हमारे संगठन के लोग ज़मीनी काम कर रहे हैं, वहाँ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मतदाता सूची में अभी वो नाम परिवर्धन का, परिमार्जन का काम हो रहा था, उसमें भी हमारे लोग लगे थे। जीत को लेकर कितना आशान्वित हैं? जीत तो हम 100% आशान्वित। तगड़ा मुकाबला है भाजपा से आपकी बात? देखिए, तगड़ा मुकाबला आजमगढ़ में भाजपा, आप नकार रहे हैं निरहुआ को, लेकिन तगड़ा मुकाबले में नहीं रहेगी इस बार तो। आजमगढ़ में भाजपा मुकाबले में नहीं रहेगी। आजमगढ़ में तो यहाँ सपा बसपा का मुकाबला होता रहा है, कभी भाजपा मुकाबला। सत्ता से दूर रहने वाला कारण कहीं घातक ना बन जाए? नहीं, कोई सवाल नहीं। देखिए, सत्ता आजमगढ़ में सत्ता से दूर रहने का, देखिए बहुत सत्ता रही है, सत्ता के अलग भी लोगों ने निर्णय लिया है भाई। बहुत निर्णय ऐसे हुए हैं कि जो सत्ता से अलग भी निर्णय हुए हैं। तो यह नहीं है कि सत्ता रहने से उनके सब लोग हो गए, सत्ता रहने से एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। आज लोग अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से लोगों की थी, जो इन्होंने दावा किया था, जो गारंटी दिया था बेरोजगारी दूर करने का, महंगाई दूर करने का, किसानों कह रहे हैं कि 400 पार और मोदी की गारंटी, फिर तो कह रहे हैं 400 पार मोदी की गारंटी है।